हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर। इस द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को, और उसके अंतर्गत भारतीय विचारक और उसके अंतर्गत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रमुख शैक्षिक विचार या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं। हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा दर्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो हमको पाठ्यक्रम तैयार करके दिया, उस पाठ्यक्रम को किन विधियों के द्वारा पढ़ाया जाए, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने परंपरा से चली आ रही शिक्षण विधियों को ही अपने शैक्षिक सिद्धांत में प्रमुखता दी है, जैसे खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खोज विधि, वाद विवाद विधि, पर्यटन विधि, इत्यादि शिक्षण विधियों से शिक्षा की संकल्पना की व्यवस्था की है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। खेल विधि, खेल खेल में क्या है, हम क्या करें, छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अनुभवी होंगे और सीख करके आराम से खेल करके आराम से सीख सकते हैं। दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, छात्रों को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सिखाया जाए, प्रश्न किए जाए, छात्र ढूंढ करके उनका उत्तर लाएं, इस माध्यम से सिखाना प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आता है। यह भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षण विधि अपनाई थी। तीसरा खोज विधि, विज्ञान आदि विषयों में इनका मानना था कि खोज विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, कि बच्चों को कोई टॉपिक दे दें और टॉपिक के संपूर्ण हल के लिए वे छानबीन करें, खोज करें, इस विधि से हम उनको शिक्षा प्रदान करें। चौथा वाद विवाद विधि, बच्चों को विषय वस्तु दे करके उस पर वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के माध्यम से, पाठ सहग्रामी क्रियाओं आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे बच्चों में अस्थायी ज्ञान अर्जित हो सके और बच्चे अनुभवी हो सके। पांचवा है पर्यटन विधि, कि आँखों से साक्षात्कार करके हम क्या करें, विषय वस्तु का साक्षात्कार करके बच्चों को पढ़ाएं, इसे हम पर्यटन विधि के अंतर्गत। भ्रमण विधि जिसे कहते हैं कि हमें नदी नाले झील पर्वत पहाड़ आदि पढ़ाने हैं, तो हम वहाँ जा करके बच्चों को साक्षात आँखों से दिखा करके जो शिक्षा दी जाए उसे हम पर्यटन विधि के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से बच्चों को आराम से शिक्षा दी जा सकती है। तो ये शिक्षण विधियाँ जो परंपरा से चली आ रही हैं, उसे ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनाया था। अगला हम देखते हैं टॉपिक इनका अनुशासन। ये भी मुक्तात्मक या स्व अनुशासन के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि बच्चों को जबरदस्ती कोई भी नियम सिखाया नहीं जा सकता है, जबरदस्ती कोई भी कानून उन पर थोपा नहीं जा सकता है, जबरदस्ती किसी कार्य के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया जा सकता है। जब तक वे स्वयं इस कार्य के लिए तत्पर ना हों, तो क्या है, हम कोई भी नियम कानून बचाएं, बच्चे उसे समझ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे तो निश्चित रूप से उसे मानेंगे। नहीं जानेंगे, नहीं हम सिखाएंगे उनको नियम अच्छे से, तो वह जान नहीं आए। आप उसके लक्ष्य के विषय में, उसके महत्व के विषय में जब बच्चे जान लेंगे तो अपने आप ऐसा सीखने लगेंगे, करने लगेंगे। इसे कहेंगे मुक्तात्मक अनुशासन।
दूसरा, स्व अनुशासन के अंतर्गत बच्चे अपने आप से अनुशासित होंगे, अर्थात उन्हें कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं है अनुशासन की। वो देखेंगे जो हमारे लिए अच्छा लगेगा, उस नियम को अपना करके वो क्या करेंगे, अनुशासित हो जाएं। अगला हम देखेंगे शिक्षक एवं छात्र। शिक्षक एवं शिक्षार्थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षण में वो सभी गुण होने चाहिए जो एक गुरु में होते हैं। जो शिक्षक क्या हो, पथ प्रदर्शक हो, शिक्षक क्या बालकों का मित्र हो, शिक्षक क्या हो उसके अंदर दूरदर्शिता भरी हो, शिक्षक क्या हो विषय का ज्ञाता हो, शिक्षक क्या हो चरित्रवान हो, सादा जीवन व्यतीत करने वाला हो, ईमानदार हो। इस प्रकार से शिक्षक की कल्पना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह भी चाहते हैं कि छात्र जो हैं वह अनुशासन को माने, छात्र जो हैं शिक्षक के हर कार्य को ईश्वर तुल्य मान करके करें, शिक्षक की हर आज्ञा का पालन करें। इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने छात्र की भी कल्पना की थी। तो उन्होंने कहा शिक्षक वह है जो क्या करे, हमें चुनौतियों के लिए तैयार करे। आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना शिक्षक का प्रमुख लक्ष्य है, और बालक क्या करें, उस चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार ऐसा शिक्षक एवं छात्र होने चाहिए। अगला पॉइंट है स्त्री एवं जन सामान्य शिक्षा। इनका अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है जब तक इस समाज में स्त्रियां जो है शिक्षित नहीं होंगी तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है। तो स्त्रियों की शिक्षा भी पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। ये इन्होंने कहीं नहीं कहा। इन्होंने जो अपना राधाकृष्णन आयोग 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने बालक एवं बालिकाओं अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया था, समान प्रावधान किया था कि जब तक ये जो स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक इस राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। इसके अलावा जन सामान्य कि एक आदमी छोटा जिसके पास आर्थिक तंगी है वह भी शिक्षा ग्रहण करे। जन सामान्य के लिए शिक्षा का प्रावधान भी इन्होंने किया था कि हर एक मनुष्य तक यह शिक्षा पहुँचे, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है, तभी हमारा राष्ट्र पढ़ा लिखा हो सकता है, तभी हमारा राष्ट्र अच्छे और बुरे में फर्क भी जान सकता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्त्री और जन सामान्य दोनों की शिक्षा का प्रावधान अपनी शिक्षा पद्धति में किया है। अब देखते हैं हम उद्देश्य क्या था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार जो उन्होंने बताया उसमें शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1 राष्ट्र निर्माण, नंबर 2 तकनीकी का विकास, नंबर 3 व्यावसायिक विकास, नंबर 4 सामाजिक विकास, नंबर 5 चिंतनशीलता, नंबर 6 आध्यात्मिकता, तो इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा इसलिए प्रदान की जाए कि वह राष्ट्र के निर्माण के लिए सहयोग कर सके, हम में राष्ट्रभक्ति पैदा कर सके, हमें एक राष्ट्र का कुशल नागरिक बना सके। दूसरा तकनीकी शिक्षा का विकास, अर्थात शिक्षा तकनीक के माध्यम से जी जा सके। तकनीकी शिक्षा की ओर ज़्यादा जोर दें, या हमें पढ़ लिख करके एक विद्वान बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि टेक्निक से
आधुनिक टेक्निक से जो कि एक मनुष्य के निर्माण की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा वह हो जो व्यवसाय से जुड़ी हो, जिसमें आजीविका चला सके, भविष्य के जीवन का निर्धारण हो सके, इस प्रकार से शिक्षा। आजकल की शिक्षा की तरह बिना उद्देश्यपूर्ण शिक्षा नहीं कि हम लगभग 30 साल तक नौकरी खोजते रहते हैं और 30 साल तक नौकरी खोजने के बाद हमें पता लगता है कि हमें पैसे कमाने के लिए पैसे कमाने का तरीका ही नहीं खोजा, तो अब नौकरी नहीं मिली तो हम तरीका कैसा अपनाएं। तो इस प्रकार की शिक्षा उद्देश्य विहीन है जो आजकल चल रही है। इसलिए इनका मानना था कि शिक्षा वह हो जो हमें व्यवसाय दे सके, एक कुशल नागरिक बना सके और हमारे जीविकोपार्जन का साधक बन सके और आने वाली भविष्य के जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। चौथा है सामाजिक विकास। इनका मानना था शिक्षा से ही समाज का विकास होता है, जिसमें हमारी नीतिगत चारित्रिक विशेषताएं सामने उभर करके आती हैं, सामाजिक भावनाएं आएँ, इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये सामाजिक विकास के लिए शिक्षा देने के पक्षधर थे। पांचवा चिंतनशीलता। जब इनकी विज्ञान और तकनीकी शिक्षा आती है तो निश्चित रूप से उसमें चिंतनशीलता, विचारों का गुंफन, विचारशीलता बढ़ जाती है। तो कल्पना एवं विचारों का जो समावेश होता है, जिसे हम चिंतन कहते हैं, वह चिंतन हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। तो इनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही हमें चिंतनशीलता आती है, सोचने विचारने की शक्ति आती है। छठवां आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक विकास करना, ईश्वर को बढ़ावा देना, ईश्वर की मान्यता प्रदान करना भी इनके शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये शैक्षिक विचार आज समाप्त होता है। अगले दिन हम किसी और भारतीय विचारक के शिक्षा विचारक के संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।